आज का हमारा टॉपिक है लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज। गेहूं का अनावृत कंड रोग। सिस्टमैटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति, किंगडम माइकोटा फंजाई, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटा या माइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स, फैमिली अस्टिलेजिनेसी, जीनस अस्टिलेगो और स्पीसीज मेन स्पीसीज ट्रिटिसाई। तो मेन ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है जिसकी आज हम स्टडी कर रहे हैं, अस्टिलेगो। दिस डिजीज इज वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड। यह डिजीज बहुत ही कॉमन है और वर्ल्ड के सभी उस एरिया में पाई जाती है जहां पर कि वीट की क्रॉप ग्रो की जाती है, यानी गेहूं की खेती की जाती है। It causes great damage in the wheat growing tract of India, particularly in the Punjab, Uttar Pradesh and certain district of Madhya Pradesh. तो भारत में जहां पर गेहूं की को ग्रो किया जाता है, मेनली जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के भी कुछ, जो एमपी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर इस फंगस के कारण बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लुथरा 1953 रिपोर्टेड दैट इन इंडिया। लुथरा ने 1953 में इस डिजीज को सबसे पहले इंडिया में रिपोर्ट किया। डिजीज कॉजेज लॉस ऑफ ओवर 50 मिलियन रुपीज एनुअली। तो इस डिजीज के द्वारा हर साल लगभग 50 मिलियन रुपीस का लॉस होता है। इन पंजाब द डिजीज इज कॉल्ड कैंगेरी। तो कैंगेरी कहते हैं पंजाब में इस डिजीज को। सिम्टम्स ऑफ लूज स्मट डिजीज। तो लूज स्मट डिजीज के सिम्टम्स: द स्मटेड ईयर बियर्स लूज ब्लैक पाउडरी मासेस ऑफ स्मॉट स्पोर इंस्टीड ऑफ फ्लावर। तो देखिए, आपने गेहूं की बाली देखी होगी सभी ने। बाली को हम बोलते हैं ईयर। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? ईयर पाई जाती है। तो ये मेनली जो डिजीज होती है ईयर पर होती है। तो ईयर के जो मैक्सिमम पार्ट होते हैं उसमें एक ब्लैक कलर का पाउडर भर जाता है, और ये ब्लैक कलर के जो पाउडर होते हैं ये एक तरह के स्पोर होते हैं जिसको हम स्मट स्पोर कहते हैं। तो आप सबने बाली देखी होगी, अगर बाली याद हो गेहूं की बाली, तो ये इस तरह से उसमें ये ग्रेन होते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे कांटे निकले रहते हैं, ये इस तरह से दोनों तरफ पास पास में ये लगे रहते हैं, और एक एक्सिस होती है और ये एक्सिस की दोनों तरफ इस तरह से ग्रेन पास पास में लगे रहते हैं। ये जो पूरी बाली होती है या ईयर होता है, ये एक तरह का जो वीट है उसका इन्फ्लोरेंसेंस होता है। इन्फ्लोरेंसेंस यानी पुष्प क्रम। तो इसका इन्फ्लोरेंसेंस होता है गेहूं का स्पाइक। ये जो पूरी ईयर है या बाली है, इसको हम स्पाइक बोलते हैं, पूरी बाली को। और ये ग्रेन्स होते हैं, ये ग्रेन्स में गेहूं के दाने होते हैं। सभी ने देखा है, गेहूं की बाली देखी होगी। तो ये एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हम स्पाइक कहते हैं, और इसका ये जो एक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्पाइकलेट। तो इसलिए स्पाइक किससे बनी होती है? कई सारी स्पाइकलेट से मिलकर बनी होती है। तो ये ईयर है एक, और ये ईयर, या आप ये कह सकते हैं इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक होता है, और स्पाइक जो है कई स्पाइकलेट से बना होता है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस में ये यहाँ पे क्या पाउडर भर जाता है ब्लैक कलर का। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ब्लैक पाउडर होता है यानी ये एक तरह का स्पोर होता है, और ये स्पोर कहलाता है स्मट स्पोर। और बेसिकली इस स्पोर का नाम है क्लेमाइडोस्पोर। तो देखिए, all the ovaries and other flower parts except the awns and rachis are converted into mass of smut spore। तो फ्लावर के जो ये आंस, मतलब ये जो कांटे देख रहे हैं अब, ये जो निकले रहते हैं, इनको हिंदी बोलते हैं शूक। तो ये जो आंस है ये वाला एरिया, और ये बीच वाली रैकिस, इसको छोड़कर फ्लावर्स के सभी पार्ट्स जो हैं वो स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे सब जगह पर क्या भर जाता है? स्मट स्पोर। तो पूरी की पूरी फ्लावर जो है, या कह सकते हैं पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक स्पोर्स में, या यूं कह सकते हैं स्मट स्पोर में सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है। इन द यंग स्पाइकलेट्स बिफोर एमर्जिंग ईच ओवरी हैज बिकम
ऑफ स्पोर सैक। तो जब यंग स्पाइकलेट होता है उससे जो ओवरी बनती है, जैसे ओवरी उसमें आएगी तो उसमें क्या भर जाता है, पूरा का पूरा यहाँ पर स्मर्ट स्पोर का ग्रुप भर जाता है। इट इज द होम ऑफ मिलियंस ऑफ स्पोर। तो यहाँ पर ओवरी में बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं ओवरी के अंदर। ये ओवरी ही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में कन्वर्ट हो जाती है। द स्पोर्स ऑफ ईच स्पाइकलेट्स आर कवर्ड बाय अ थिन ग्रेइश और सिल्वरी मेम्ब्रेन। ये जो स्पोर्स यहाँ पर बन जाते हैं, उसका बहुत सारा ग्रुप बन जाता है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन उसको कवर कर लेती है। ये मेम्ब्रेन बन जाती है एक सिल्वरी मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर्स के अंदर भरे रहते हैं। यानी फ्लावर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मट स्पोर में। और इसके चारों तरफ एक ग्रेइश कलर की और या सिल्वरी मेम्ब्रेन इसको कवर कर लेती है। मेम्ब्रेन रप्चर टू एक्सपोज द ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर। द ईयर इज जनरली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द आन एंड द रेकिस। तो ये जो ईयर है, पूरी की पूरी ईयर जो है बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ क्या बच जाता है यहाँ पे, आंस। आन मतलब होता है शूक, और रैकिस ये बीच वाली जो अक्ष होता है रैकिस, सिर्फ ये दो पार्ट ही रह जाते हैं, बाकी सारा पार्ट इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ब्लैक स्मट स्पोर में। तो सारा ही पार्ट इस स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सिर्फ ये दो पार्ट रह जाते हैं और बाकी सारा पार्ट जो है इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। When the wind blows, the spores are blow off and the bare rachis and central axis is left behind। तो देखिए जब बहुत तेज हवा चलती है, तो बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होगा, ये स्पोर तो सारे उड़ जाएंगे हवा में। ये सब के सब क्या होंगे, यहाँ से सारे जो जितने भी स्पोर है, तो बहुत तेज एयर चलेगी, हवा चलती है, तो ये सारे स्पोर तो उड़ जाते हैं। तो बचता क्या, सिर्फ ये पार्ट रह जाता है इसका आन वाला, और दूसरा इसकी रैकिस वाला। तो इसको बोलते हैं पूरी की पूरी सूनी पड़ जाती है, यानी बेयर हो जाती है पूरी की पूरी। सिर्फ यहाँ पर ये दो पार्ट दिखाई देते हैं, सारे के सारे पार्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका कारण है तेज हवा चलना। अभी हमने देखा कि जो ईयर होते हैं, ईयर में क्या होता है कि ओवरी ओवरी में क्या बन जाते हैं, ब्लैक पाउडर जैसा बन जाता है। और ये जो ब्लैक पाउडर होता है ये क्या कहलाता है, स्मट स्पोर्स होते हैं। तो सारे के सारे ओवरी के अंदर स्मट स्पोर्स भर जाते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं, ये देखिए यंग स्पाइकर के अंदर बहुत ही सिल्वरी मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं। मैंने बताया ये सारे स्पोर एक सिल्वरी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं। और जैसे ही स्पाइकलेट्स लीफ शीट से बाहर निकलता है, तो यानी ये एक ग्रेन की बात कर रहे हैं हम, ये स्पाइकलेट है, ये पूरी स्पाइक है। तो जैसे ये स्पाइकलेट लीफ शीट से बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है, जो ये सिल्वरी मेम्ब्रेन जो थी वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। और ओवरी पर क्या रह जाते हैं, सिर्फ ये ब्लैक स्पोर के पाउडर का दिखाई देता है बस। तो ओवरी में सिर्फ हमें ब्लैक स्पोर्स पाउडर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। और स्मट स्पोर्स जो है बेसिकली क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाते ही है। स्मट स्पोर को हम क्लेमाइडोस्पोर्स भी कहते हैं। और ये इतने लाइट वेट होते हैं कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर विंड के थ्रू क्या है, उड़ सकते हैं। तो इनका डिस्पर्जल बड़ी इजीली हो जाता है। तो समर में क्या होता है कि ये जो डिजीज्ड ईयर होती है, यानी रोगग्रस्त जो ईयर होती है, उसमें क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, वहां से उड़ जाते हैं। तो उड़ जाने से क्या होता है, वो स्टॉक जैसा सिर्फ सिंपल स्टॉक दिखाई दे रहता है। जैसे मैंने बताया सारे स्पोर्स उड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बैरन रह जाएगी सिर्फ रैकीज। ये इसका ऑर्गेनिज्म है कि ये डिजीज किसके द्वारा होती है, एक फंगस के द्वारा होती है। इस फंगस को हम अस्टिलेगो टिटिसाई कहते हैं। और जनरली ये जो फंगस है, ये सीड के अंदर रहता है, वहीं पर ये इन्फेक्शन करता है। इसलिए इस डिजीज को हम इंटरनली सीड बॉर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये सीड से ही उत्पन्न होती है। और इस ये जो फंगस है उसका माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है। तो देखिए माइसीलियम मैंने आपको पहले बताया था कि जो फंगस है उसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, माइसीलियम होती है। तो एक सेकेंड, तो उसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, माइसीलियम होती है। वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई। तो माइसीलियम कई फंगल हाइफी से बनता है। ये फंगल हाइफी, एक मिनट, ये फंगल हाइफी जैसे एक मैंने बताया,
तो ऐसे कई सारे फंगल हाइफी जो आपस में एग्रीगेट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इससे क्या बनता है, एक नेटवर्क बन जाता है। और ये जो नेटवर्क होता है इसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो यहाँ पर माइसीलियम जो है डाइकेरोटिक होता है। डाइकेरोटिक मतलब इसकी हर सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये सेप्टेड भी होता है। तो इसलिए इसकी हर सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये 1 और ये 2। तो आप पढ़ेंगे अलग-अलग फंगस में जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है। ये से मैं एक ब्रांच बना देती हूँ। सेप्टेट होता है, यानी सेप्टेट मतलब सेप्टा यानी पट, पट युक्त। तो सेप्टेट होता है और किसी में एसेप्टेट भी होता है, बट हम यहाँ की बात कर रहे हैं अस्टिलेगो में। तो अस्टिलेगो का जो माइसीलियम होता है ये देखिए ब्रांच्ड हो गया, शाखित। दूसरा सेप्टेट होता है यानी पटयुक्त होता है। और तीसरी बात है कि इसमें माइसीलियम 2 तरह का होता है, वैसे प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। ये सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है ये डाइकेरोटिक होता है। डाइकेरोटिक मतलब जिसकी हर सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे, 2 केंद्रक होंगे। तो ये जो अस्टिलेगो है, इसका जो माइसीलियम है वो डाइकेरियोटिक होता है। मतलब हर सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये था इसका पैथोजन अस्टिलेगो टिटिसाई। और अगर इस फंगस की बात करें तो ये फंगस का जो माइसीलियम है वो डाइकेरियोटिक होता है। तो कॉजल ऑर्गन्स के बारे में बता रखा है कि जो लूज स्मट डिजीज है इसका जो पैथोजन है वो अस्टिलेगो टिटिसाई होता है। और जिसमें क्या है बहुत सारे क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और इसमें 2 वॉल होती है एक्चुअली। देखिए जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं, जैसे ये मैं एक स्पोर बनाती हूँ, ये देखिए। तो क्लेमाइडोस्पोर जो है देखिए ये सिंगल, वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये मानिए ये एक स्पोर है जैसे। तो इसमें 2 वॉल होती है एक्चुअली, एक आउटर वॉल होती है और एक इनर वॉल होती है। ये वर्क नहीं कर रहा अभी। तो 2 वॉल होती है, तो एक तो आउटर वॉल होती है और एक इनर वॉल होती है। तो ये स्पोर मान लीजिए ये एक स्पोर है, ये एक इनर वॉल है और उसके बाहर एक और वॉल होती है, यानी भित्ति होती है। जो आउटर वॉल होती है यानी जो बाहरी भित्ति होती है वो थिक होती है, यानी मोटी होती है। और उस पर स्पाइन्स पाए जाते हैं। स्पाइन्स यानी उस पर कांटे पाए जाते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर जो है डार्क ब्राउन कलर का होता है और 2 वॉल होती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। इनर वॉल तो थिन होती है बट आउटर वॉल जो होती है वो काफी थिक होती है, यानी मोटी होती है। और उस पर स्पाइन्स पाए जाते हैं। तो आउटर वॉल को हम एक्सोस्पोर कहते हैं और इनर वॉल को एंडोस्पोर कहते हैं हम। तो ये क्लेमाइडोस्पोर का स्ट्रक्चर था। तो इनर वॉल कैसी होती है, थिन होती है और स्मूथ होती है, यानी चिकनी होती है, और इसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। और बाहर वाली को एक्सोस्पोर कहते हैं। देखिए क्लेमाइडोस्पोर जो है ये क्या होता है कि डाइकेरोटिक माइसीलियम से बनता है। तो डाइकेरोटिक माइसीलियम से बनेगा तो इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस होंगे। तो ये डाइकेरोटिक माइसीलियम से बनता है, इसलिए क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं ये भी डाइके। अब ये क्या होता है इसमें, ये इसकी हर सेल जो है ना क्लेमाइडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। ये अगर आप जब डिटेल में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो डाइकेरोटिक माइसीलियम की हर सेल क्या होगी, ये इस तरह से देखिए, ये ऐसे हो जाती है राउंडेड और अपने चारों तरफ थिक वॉल सिक्रीट कर लेती है। तो मैंने बताया 2 वॉल होती है, एक तो आउटर वॉल, ये कैसी होती है, इसपे स्पाइन्स पाए जाते हैं। तो ये पूरी बाहर वाली वॉल पे स्पाइन पाए जाते हैं और इनर वॉल जो होती है वो स्मूथ होती है। तो यानी ये एक क्लेमाइडोस्पोर है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, 1 एंड ये 2। और ये बाहर की तरफ एक्साइल लेयर पाई जाती है और एक्साइल लेयर जो होती है काफी थिक होती है और उस पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। ये पूरी सरफेस पे स्पाइन्स होते हैं, अभी आगे डायग्राम में बताऊंगी मैं। तो ये बाहर वाली जो वॉल होती है उसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं और अंदर वाली को एंडोस्पोर कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो यानी 2 होंगे, तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये 1 और ये 2। तो अब इसमें से क्या होता है, एक प्लस स्ट्रेन का होता है और एक माइनस स्ट्रेन का होता है। तो ये क्लेमाइडोस्पोर का स्ट्रक्चर याद करिएगा, ये एक डाइकेरोटिक स्पोर होता है, यानी इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और इसकी वॉल भी कैसी होती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल जो होती है थिक होती है, इस पर स्पाइन्स पाए जाते हैं, और इनर वॉल जो होती है थिन होती है। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन का, दूसरा माइनस स्ट्रेन का।
अब ये क्लेमाइडोस्पोर्स क्या है, जब बहुत तेज विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो ये क्या है, यहाँ से उड़ के कहाँ पे चल जाते हैं, एक हेल्दी, अब दूसरी बाली के ऊपर चल जाएंगे जहाँ पे हेल्दी ग्रेन्स है। ये इस कैसी है, ये हेल्दी है ये। तो अब ये क्या करेंगे, ये स्पोर जब यहाँ आके गिरेंगे ये स्पोर, तो ये इसको भी इन्फेक्ट करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, माइसिलियम बनाएंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो इस तरह से अनहेल्दी ने हेल्दी को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया। तो एयर के थ्रू ये कहाँ चल जाते हैं, दूसरी हेल्दी बाली के ऊपर चले जाते हैं ये उड़कर। तो ये क्लेमाइडोस्पोर फिर वहां पर जाने के बाद क्या होगा, जब हेल्दी पर जाते हैं, तो ये हेल्दी है तो इसका फ्लावर होगा। तो फ्लावर में क्या होता है आपको पता है, फीमेल पार्ट, ये स्टिग्मा होती है उसकी, ये स्टाइल होती है, और फिर यहाँ पर ओवरी होती है। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर सबको याद होगा। तो मान लो ये फ्लावर पर उड़ के आया, कौन कौन आया, स्पोर्स उड़ के आए, तो ये स्पोर पहले तो यहाँ पर आके गिर गया, और फिर ये क्या धीरे धीरे ये जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट होते होते फ्लावर की ओवरी में चला जाता है, ये यहाँ पर, ये ऐसे करते करते माइसिलियम बनाया और ये यहाँ जाके इकट्ठा हो गया। और यहाँ पर कैसा माइसिलियम बन गया, डाइकेरोटिक माइसिलियम बन गया ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर ही माइसिलियम के अंदर क्या बन जाएंगे, क्लेमाइडोस्पोर बन जाएंगे। तो डाइकेरोटिक माइसिलियम से डाइकेरोटिक स्पोर बन जाते हैं। तो इस तरह से हेल्दी ओवरी भी किसमें कन्वर्ट हो गई, क्लेमाइडोस्पोर में। तो ये हवा के थ्रू अनहेल्दी से आए और हेल्दी वाले को भी क्या कर दिया इन्होंने, इन्फेक्टेड कर दिया क्लेमाइडोस्पोर में। तो ये देखिए स्टिग्मा पर ये गिरते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके जो माइसिलियम बनाते हैं उसको हम प्रोमाइसिलियम कहते हैं। तो देखिए जब जर्मिनेट करके स्पोर बनता है ना, पहले जो माइसिलियम बनता है उसको हम प्रोमाइसिलियम कहते हैं। तो आप समझिए जैसे कि ये क्लेमाइडोस्पोर है, ये पूरी आपको अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल समझने में हेल्प होगी। ये पूरा एक स्पोर है इसका, ठीक है, और ये इसके 2 न्यूक्लियस है, 1 और ये 2, और इसकी चारों तरफ 2 वॉल होती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। अब जब ये जर्मिनेट करेगा तो इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, ये ट्यूब निकली देखिए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ना, इसी को हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम, क्योंकि यही अब नया माइसीलियम बनाएगा तो इसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं। तो ये ट्यूबुलर जो नलिकीय संरचना बनती है इसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे दोनों। अभी तो दोनों अलग अलग थे, अब ये दोनों फ्यूज हो गए तो 2n न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इस 2n में क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। तो मियोसिस से क्या होता है आपको पता है, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती है। तो यहाँ पर 4n लिख दिया मैंने, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए। अब यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, ये जो है ना, ये 2n, अब ये यहाँ पर आ गए, मान लो 4 बन गए, 1 2 3 और ये 4। तो ये मान लो ये 2n न्यूक्लियस इसके अंदर माइग्रेट कर गया, और यहाँ पर मियोसिस हुआ, इससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने। इसके बाद इनके बीच में सेप्टा बन जाता है, देख रहे हैं आप, ये सेप्टा बन गए। तो यानी अब कैसा हो गया, हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस हो गया। तो पहले ये स्पोर जर्मिनेट करा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया इसने, और ये जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या कर देगा, फ्यूज हो जाएगा, 2n हो जाएगा। फिर इसके अंदर मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। हैप्लॉइड मतलब अगुणित केंद्रक बनेंगे, और इनके बीच में सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे देखिए यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। अब इसमें क्या होता है, 4 बने, इसमें से 2 प्लस स्ट्रेन के हो जाते हैं और 2 क्या हो जाते हैं, माइनस स्ट्रेन के। तो 2 बेसिडिया प्लस स्ट्रेन के हो जाते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के हो जाते हैं। एक मिनट। तो इस तरह से जो 4 बने उसमें से 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के हो जाते हैं। अब ये जो बेसिडिया बना, ये जो बना ना स्ट्रक्चर, इसको हम इन्फेक्शन थ्रेड भी कहते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड मतलब संक्रमण कवक तंतु, तो इन्फेक्शन थ्रेड भी कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स के क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बेसिडिया बन जाते हैं। तो ये तो एक प्लस स्ट्रेन का मान लो, और दूसरे क्लेमाइडोस्पोर है मान लो माइनस स्ट्रेन के हैं, तो वो जर्मिनेट करेगा तो वो माइनस स्ट्रेन का बनाएगा। मतलब अगर प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो प्लस स्ट्रेन का हाइफी बनाएगा, और मान लो अगर माइनस स्ट्रेन का है ये माइनस स्ट्रेन का, और ये जर्मिनेट करेगा तो ये कैसा हाइफी बनाएगा, माइनस स्ट्रेन का बनाएगा।
ये प्लस स्टेन का बन गया। तो बेसिडियोस्पोर जो बनते हैं 4, उसमें से 2 प्लस स्टेन के होते हैं, 2 माइनस स्टेन के होते हैं। तो प्लस स्टेन वाला बेसिडियोस्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा तो वो प्लस स्टेन का बनाएगा, और जो माइनस स्टेन का बेसिडियोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा तो माइनस स्टेन का बनाएगा। अब ये दोनों जब इन्फेक्शन थ्रेड आपस में मिलते हैं, मान लो 2 बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट हो गए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के, ये एक है, ये मान लो ये प्लस स्ट्रेन का है, इसके पास में एक और बेसिडियोस्पोर है, बट वो कौन से स्ट्रेन का है, वो माइनस स्ट्रेन का है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, देखिए ये माइनस स्ट्रेन का है, तो इन दोनों के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डाइकेरोटाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे जो सेल बनेगी वो कैसी होगी, डाइकेरोटिक, क्योंकि दो मोनोकेरोटिक चीज आपस में मिली, तो ये कैसे हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर, एक तो इसका हो गया और एक इसका हो गया, तो इससे क्या बन गया, यहाँ पर डाइकेरोटिक हो गया ये। इस तरह से यहाँ पे देखिए डाइकेरोटाइजेशन हो जाता है। तो ये मोनोकेरोटिक थे दोनों, और जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पर देखिए डाइकेरोटिक सेल बन गई। अब ये सेल डिवाइड करके क्या करती है, बार बार ये डाइकेरोटिक माइसीलियम बना लेती है पूरा, और ये डाइकेरोटिक माइसीलियम पे वापस क्लेमाइडोस्पोर बन जाते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है आगे। तो इस तरह से यहाँ पे डाइकेरोटाइजेशन हो जाता है, यानी द्विकेंद्रकी भवन हो जाता है। अब ये क्या होता है, जब माइसीलियम मैंने बताया था कि ये हेल्दी जब इसको इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पे जर्मिनेट करेगा और इसकी ओवरी के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको पता है वहां पे एम्ब्रियो बन जाता है, तो फिर उसके एम्ब्रियो में भी पहुंच जाता है, और वहां पे जाके वो ब्रांच होकर सेप्टेट होकर और नया माइसीलियम बना लेता है वो। तो इस तरह से ये माइसीलियम क्या है, सीड के अंदर पहुंच गया और वहां पे जाके सीड को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये सीड बाहर से तो देखने में हमें हेल्दी लगता है, लेकिन अंदर क्या है, इसके क्लेमाइडोस्पोर्स भरे रहते हैं। तो बाहर से तो हेल्दी दिख रहा है, बट ये अंदर से कैसा है, इन्फेक्टेड है ये। तो पूरी की पूरी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ओवरी के अंदर क्या है, जाके डाइकेरोटिक माइसीलियम बन जाता है। तो अब जब डाइकेरोटिक माइसीलियम बन गया तो मैंने कहा वही डाइकेरोटिक माइसीलियम क्या कर लेता है, क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेता है। फिर ये क्लेमाइडोस्पोर वापस क्या करेंगे, ये वापस बेसिडियोस्पोर बना देते हैं, बेसिडिया बना देते हैं। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती है इसकी। ये पूरा इंग्लिश में है जो मैंने समझाया आपको। ये स्मट स्पोर्स आर कॉल्ड द ब्रांड स्पोर, जो स्मट स्पोर होते हैं इनको हम ब्रांड स्पोर भी कहते हैं। तो स्मट स्पोर को हम ब्रांड स्पोर भी कहते हैं। दे आर स्फेरिकल टू ओवल, तो ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल टू ओवल होते हैं ये। और फाइनली एक्यूमुलेट थिक स्पोर वॉल विच इज ओलिवेशियस ब्राउन, तो इसका कलर जो है ना ओलिव जैसा होता है, बिल्कुल शाइनी येलो कलर जो होता है ना, ओलिव ऑयल जैसा कलर होता है इसका, ब्राउनिश ऑलिव ऑयल जैसा कलर होता है इसका। तो ये क्लेमाइडोस्पोर को हम यहाँ पे या तो स्मट स्पोर कह लो या इसको आप ब्रांड स्पोर कह दो। तो ये इसका, तो ये स्फेरिकल होते हैं और कैसे होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आप। ये एक तरह से जो गेहूं है ना, आपकी गेहूं का जो एक ग्रेन होता है, अगर उस ग्रेन का हम डिसेक्शन करें तो डिसेक्शन करने पे ये इस तरह का दिखाई देता है। ये उसका एक जो दाना है ना ग्रेन, वो इस तरह का होता है, उसके अंदर उसका फ्लावर निकलता है। तो ये ओवरी है इसकी, देखिए ये इसकी स्टिग्मा है, फैदरी होती है ये। और यहीं पर देखिए ये देख रहे हैं डाइकेरोटिक माइसीलियम बन रहा है। तो जब क्लेमाइडोस्पोर देखिए हवा में उड़कर यहाँ आए, इसकी फ्लावर के ऊपर आए, तो सबसे पहले तो स्टिग्मा पे आएंगे, इसमें स्टाइल होती नहीं है, तो डायरेक्ट ओवरी के कॉन्टेक्ट में ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके इसके ओवरी के अंदर आ जाता है माइसीलियम। और ये माइसीलियम जो है ये यहाँ अंदर जाके ग्रो करता है, और अंदर ही जाके क्या बना लेता है, क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेता है ये। तो इस तरह से इसका पूरी की पूरी जो सीड होता है वो इसमें स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पोर दे रखे हैं। अब हम डिजीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो डिजीज को मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि जो हम सीड का सिलेक्शन कर रहे हैं वो हेल्दी प्लांट से होना चाहिए।
अगर इन्फेक्टेड से हम सीड को कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्टेड ही हमें सीड मिलेगा। अब सीड तो क्या है, बाहर से तो हेल्दी दिखता है, कई बार अंदर से वो क्या रहता है, इन्फेक्टेड रहता है। तो हमेशा जब भी सीड का सिलेक्शन करना हो तो वो हेल्दी क्रॉप से ही होना चाहिए, और हमेशा जब भी हम ग्रो करें तब भी हेल्दी सीड ही ग्रो करने चाहिए। और फिर भी सीड का ट्रीटमेंट हमेशा फंजीसाइड से करते हैं। यहाँ पर विटावेक्स एक फंजीसाइड है, इसको यूज किया जाता है। और एक और मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या, आपने जनरली देखा होगा कि कई बार जब गेहूं लेकर आते हैं घर में हम, तो पहले गेहूं को आपने देखा होगा गर्म पानी में कुछ लोग उसको गला के रखते हैं रात भर, फिर उसमें से निकालते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं, फिर छत के ऊपर सुखा देते हैं। तो ये वही चीज है। तो इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या है, सीड डिप इन कोल्ड वाटर। तो सीड को पहले ठंडे पानी में 4 घंटे के लिए भिगो के रखा जाता है, फिर सीड को डिप इन हॉट वाटर, फिर सीड को हॉट वाटर में डिप किया जाता है 10 मिनट के 10 मिनट्स के लिए। फिर उसको ड्राइंग ऑफ सीड, फिर सीड्स को क्या कर दिया जाता है, धूप में सुखा दिया जाता है। सोलर ट्रीटमेंट भी है कि सीधे ही आप क्या करो, जब धूप बहुत तेज धूप होती है तो वहां धूप में सुखा दो। इन मई और जून सीड डिप इन कोल्ड वाटर, जब मई और जून की काफी गर्मी का समय होता है, उस समय सीड को पहले कोल्ड वाटर में 4 घंटे के लिए रख दो, फिर इस सीड को निकाल के, इसमें से गेहूं को निकाल के और पूरी सनलाइट में छत पर फैला दो। तो ये भी क्या है कि इसके अंदर यदि कोई फंगस का इन्फेक्शन होगा तो वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कि रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करनी चाहिए। जो गेहूं की जितनी भी रेसिस्टेंट वेराइटीज है, कल्याण जी सोना है, एचडी है, ये एचडी वैरायटी होती है इसकी, एचडी 2221, 2203, तो ये वेराइटीज होती है रेसिस्टेंट वेराइटीज। रोग प्रतिरोधी किस्मों को उपयोग में लाना चाहिए। तो एक तो सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए फंजीसाइड से, हेल्दी सीड ही ग्रो करना चाहिए, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, सोलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, और रेसिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो करना चाहिए। तो ये इस डिजीज को कंट्रोल करने का मेथड हो गए। ये सारे मेथड जो हैं हिंदी में लिखे हुए हैं, देख लेना ये। तो रोग रहित और स्वस्थ बीजों का ही चयन करना चाहिए, और ये इन्फेक्टेड जो इतने भी गेहूं के प्लांट हैं उनको क्या करना चाहिए, उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, तो इरेडिकेट कर देना चाहिए। फिर इसमें ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये पूरा वही है। ये पूरी लाइफ साइकिल है जो मैंने समझाई थी आपको, ये पूरी लाइफ साइकिल है।